वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव स्टडीज। इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम टोटली एक ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है यूएनओ। और यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। इसके अंदर हम टोटली इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूएनओ बेसिकली है क्या? यूएनओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड के अंदर पीस और फ्रेंडशिप को शो करती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी करती है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं डीपली। यूएनओ सेटअप हुआ था 1945 के अंदर, ठीक है, और 24 अक्टूबर 1945 के अंदर यूएनओ इस्टेब्लिश हो गया था, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव ये था कि वर्ल्ड के अंदर पीस बनी रहे, शांति बनी रहे और कोई भी वॉर ना हो। 1945 से आपको याद आया होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था और बिगनिंग हुई थी कोल्ड वॉर की, ठीक है। तो कोल्ड वॉर की बिगनिंग हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था। तो उन्होंने सोचा था वर्ल्ड की कंट्रीज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो एंड हो चुका है, अब आगे कोई वॉर ना हो। इस वजह से इन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसके अंदर इन्होंने सोचा कि आगे कोई वॉर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता होगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है इन्होंने, तो इससे पहले भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया होगा। तो हाँ, इसका आंसर है यस। ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया था बट वो अनसक्सेसफुल हो गया था। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन बनाया था 1920 में। अब एक बात आपको समझ में आई होगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका बना यूएनओ और लीग ऑफ नेशन बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की टाइमिंग क्या थी? 1914 से 1918। तो 1920 में इन्होंने बोला कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया है तो आगे कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया, इसीलिए ये अनसक्सेसफुल रहा। इसकी जगह कौन आया इसका सक्सेसर, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स ऑल। लीग ऑफ नेशन तक क्लियर है। अब आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, और लीग ऑफ नेशन भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही था। बट जो यूएनओ है उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके अंदर एक पावर होती है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? इसके अंदर 5 कंट्रीज होती है। 5 कंट्रीज, दीज आर यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। 5 कंट्रीज है, ठीक है। अब एक और बात पता होगी आपको, फर्स्ट चैप्टर में जब आपने यूएसएसआर डिस्कस करा था तो यूएसएसआर रशिया प्लस 14 कंट्रीज में डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो यूएसएसआर का जो सक्सेसर था वो कौन था? रशिया। तो रशिया को ही वीटो पावर यहाँ पे मिल गई है। तो जो रशिया है और बाकी 4 कंट्रीज है वीटो पावर के अंदर, इनके पास एक ऐसी पावर है कि अगर किसी को कोई भी अपना डिसीजन डिक्लेयर करना है तो ये 5 की 5 कंट्री हाँ करेंगी तो ही वो डिक्लेयर होगा। अगर किसी भी एक ने मना कर दिया, किसी भी एक ने कह दिया कि नहीं हम इससे खुश नहीं है, हाँ ये डिसीजन ठीक नहीं है, तो वो डिसीजन डिक्लेयर नहीं होगा क्योंकि ये वीटो पावर होती है। जैसे कि जैसे 5 परमानेंट मेंबर होते हैं इसके अंदर। जैसे हमारा यूएसए है, यूएसए के पास बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमी पावर है, और जितने भी ये 5 कंट्रीज है ये डेवलप्ड कंट्रीज है। इसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज एक ही है जो कि ये चाइना, बट वो भी अब डेवलप हो रही है, ठीक है। बाकी ये कंट्रीज पता हो गई। अब इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसका मोटिव क्या आने का? सबसे पहला मोटिव तो हर एक चीज़ का ये है कि इसके अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। 2 ऑर्गेनाइजेशन का ये मोटिव है कि सबसे पहला तो ये होता है कि पीस हो, शांति हो वर्ल्ड के अंदर, फ्रेंडशिप हो, भाईचारा रहे, ठीक है। और किसी भी पैंडेमिक में, किसी भी मतलब जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो WHO इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरी वर्ल्ड के लिए काम करती है। तो ऐसे ही इन्होंने अपनी पूरी होल वर्ल्ड के लिए काम करने के लिए बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जो कि एक साथ काम करें किसी भी प्रॉब्लम में, ठीक है, एक साथ मिलकर उसका सॉल्यूशन निकाले, ठीक है। यही इसीलिए इसके मोटिव ही यही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ तक क्लियर होते हैं। आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ यूएनओ में क्या है। पार्ट्स ऑफ यूएनओ में ये है कि पार्ट्स ऑफ यूएनओ में सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी काउंसिल। व्हाट अबाउट सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसी काउंसिल है जिसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट। और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो हर 2 साल में बदलते रहते हैं। और करंट का डाटा बता दूँ तो मैं 8th टाइम जो इंडिया है हमारा वो नॉन परमानेंट मेंबरशिप में आया है 2020 में, ठीक है। तो इसको क्लियर हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। सबके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सिर्फ एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिसका हेडक्वार्टर है हैग में, जो कि नीदरलैंड में, ठीक है। दैट्स क्लियर। अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। सिक्योरिटी काउंसिल के ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है इसका, पीस को एस्टेब्लिश करना पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव, मेंबर्स, हेडक्वार्टर क्लियर। जनरल असेंबली पे आते हैं। जनरल असेंबली में क्या है? 193
193 कंट्रीज है इसके अंदर, ठीक है। और लास्ट कंट्री जो ऐड हुई थी वो थी साउथ सुडान, ठीक है। लास्ट कंट्री जो थी वो थी साउथ सुडान। साउथ सुडान एक ऐसी कंट्री है जो कि लास्ट में ऐड हुई थी यूएनओ के अंदर, अब तक की लास्ट कंट्री है, ठीक है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कितने मेंबर्स है? 15 जजेस होते हैं इसके अंदर। इसका हेडक्वार्टर हैग के अंदर है, ठीक है। हैग जो है वो नीदरलैंड में है। और इसका काम क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं जनरल असेंबली का काम क्या होता है। इसका काम होता है कि किसी परमानेंट मेंबर को तो हटा नहीं सकते, तो जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनमें ऐड और रिमूवल को देखना, ठीक है। और जो जितना भी बजट आता है यूएनओ में, यूएनओ में जितनी भी कंट्रीज ऐड हो रहे हैं ना, वो सब अपना अपना बजट देती है, ठीक है। कुछ ना कुछ बजट देती है और उसमें सबसे ज़्यादा बजट होता है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका बहुत ही पावरफुल कंट्री है, इसलिए उसका बजट थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम होता है कि जितने भी बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं कंट्रीज के बीच में उनको सॉर्ट आउट करना, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये काम क्लियर कर देता है अपना। 3 हो गए क्लियर। अब आता है चौथा, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है इसकी स्टोरी है, ठीक है। ये अब है नहीं, मतलब इसको काउंट करते हैं हम, ये है नहीं बट इसको काउंट भी करते हैं। इसका काम आ सकता है, क्या है? इसके अंदर जो है 14 मेंबर्स होते हैं। ये न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और मैंने इसमें लिखा हुआ है इट वॉज एंड आफ्टर पुलाव। पुलाव एक कंट्री है जो कि इसकी इंडिपेंडेंट हुई थी। इंडिपेंडेंस इसकी इंडिपेंडेंस के बाद, पुलाव की इंडिपेंडेंस के बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल खत्म हो गया। अब किसी भी कंट्री को ऐसी इंडिपेंडेंस चाहिए होगी तो ट्रस्टीशिप काउंसिल काम करेगा, बट अभी ऐसा कोई मोटिव नहीं है, तो इसलिए इसका काम कोई वर्क है नहीं ऐसा, ठीक है। अब आता है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट के अंदर क्या होता है? सेक्रेटरीट के अंदर मेंबर होता है जनरल असेंबली का, जनरल सेक्रेटरीट, ठीक है। आज के टाइम पे क्या अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आए कि प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है यूएनओ का, तो वो है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। उसका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो प्रेजेंट सेक्रेटरी है हमारे, ठीक है। और इसके अंदर इसका काम क्या होता है? सेक्रेटरीट का काम होता है कि जितना भी वर्क यूएनओ में हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा, कि कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा, करप्ट वर्क तो नहीं है, ठीक है। ये सारा काम इसका होता है सेक्रेटरीट का। अब हम आ जाते हैं कि इकोनॉमी इकोनॉमी और सोशल काउंसिल है भाई। इकोनॉमी 57 सीट्स होती है इसके अंदर, ठीक है। इसका जो है न्यूयॉर्क में ही है और साउथ सुडान मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि वो 193 जो लास्ट मेंबर है वो आया था, इसलिए साउथ सुडान है उसका नाम, ठीक है। अब हम करते हैं बात इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल। इसके अंदर क्या है? सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, डेवलपमेंट होगा इकोनॉमिक सेक्टर का, सोशल सेक्टर का, हेल्थ का डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा, तभी वर्ल्ड डेवलप कर पाएगा, ठीक है। ये थी पार्ट्स ऑफ यूएनओ।